रेणुका का काला सच आया सामने। सचिन के साथ 30 साल की नाइंसाफी का खुलासा। सचिन देशमुख एक बेटा, एक राज और एक ऐसा सच जो उड़ने की आशा की पूरी दुनिया हिला देगा। अगर आपने ये कहानी अभी नहीं देखी तो आगे आने वाला हर पल आपको बांध कर रख देगा। दोपहर का समय था। आसमान पर धूप स्थिर थी, लेकिन देशमुख निवास के भीतर अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। घर में हमेशा की तरह कामकाज चलता रहता है, पर आज की हवा में कुछ अलग था। सायली ने आज पूरे घर की सफाई की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। वो चुपचाप बिना किसी शिकायत के हर कमरे को संवार रही थी। नीचे हॉल में रेणुका, तेजस और आकाश की पसंद नापसंद में व्यस्त थी। किसे क्या खाना है, किसकी फाइल तैयार है, किसके जूते पॉलिश हुए या नहीं, उनकी दुनिया वहीं सिमटी हुई थी। और सचिन सचिन रोज की तरह अपनी टैक्सी लेकर शहर की सड़कों पर जूझ रहा था, धूप, धूल और किस्मत तीनों से। सायली जब ऊपर के हिस्से में पहुंची, उस पुराने कमरे में जहां सालों से कोई गया नहीं था, तो उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वही कमरा जो कभी परेश का हुआ करता था, जहां उनकी यादें बंद पड़ी थीं। कोने में रखे एक ऊंचे तख्त के ऊपर उसकी नजर पड़ी एक पुराना लकड़ी का संदूक, जिस पर समय ने धूल और जाले बुन दिए थे। सायली कुछ पल उसे देखती रही, जैसे कोई अनजानी आहट उसके दिल को छू गई हो। उसने कुर्सी खींची, बड़ी मुश्किल से उस संदूक को नीचे उतारा। जैसे ही ढक्कन खुला, हवा में पुराने कागज और बीते वक्त की खुशबू फैल गई। अंदर एक मखमली थैली रखी थी। सायली के हाथ हल्के से कांप गए जब उसने उसे खोला। कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें और एक पीला पड़ा हुआ पत्र। पहली तस्वीर पर उसकी नजर टिक गई। उस तस्वीर में परेश खड़े थे, जवान, मुस्कुराते हुए, और उनके पास एक बेहद खूबसूरत महिला। वो महिला रेणुका नहीं थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। सायली की सांस अटक गई। उस बच्चे की आंखें, वही आंखें जो उसने रोज सचिन में देखी थी, वही मासूम चमक, वही बेचैन सवाल। उस पल सायली के भीतर कुछ टूट सा गया। जो बात उसे अब तक सिर्फ सास की सख्ती या माँ का गुस्सा लगती थी, वो अचानक किसी गहरे जख्म की परछाई बन गई। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। हर पंक्ति जैसे किसी ने सीने पर हथौड़ा मारा हो। उसमें लिखा था कि सचिन परेश की पहली पत्नी सुधा का बेटा है। सुधा जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और रेणुका ने इस बच्चे को कभी अपना नहीं माना। पत्र में साफ था कि शादी के वक्त रेणुका ने सचिन को स्वीकार तो किया था, लेकिन मजबूरी में, दिन से नहीं, शर्तों के साथ। वो उसे पालेंगी, पर मां होने का हक कभी नहीं देंगी। सायली की आंखों के सामने सचिन का बचपन घूम गया। बासी खाना, पुराने कपड़े, अनकहे ताने और वो खामोशी जो उसके गुस्से के पीछे छुपी रहती थी। अब सब कुछ समझ आने लगा था। सायली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रही थी, क्या सचिन को यह सच पता होना चाहिए? वो सचिन जो पहले ही मां के प्यार के लिए तरसता रहा, क्या यह सच उसे तोड़ देगा या आजाद करेगा? इसी उधेड़बुन में थी कि अचानक दरवाजे पर पायल की आवाज गूंजी। रेणुका की नजर जैसे ही खुले संदूक और सायली के हाथ में मौजूद तस्वीर पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में डर था और उसी के साथ सालों का दबा हुआ गुस्सा। उन्हें समझ आ गया, जो राज उन्होंने अपनी जिंदगी भर छुपाया था, वो अब बाहर आ चुका है। वो तेजी से आगे बढ़ी, सायली के हाथ से पत्र छीनने की कोशिश की। कमरे में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? रेणुका की आवाज कांप रही थी, पर उसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। पर सायली आज डरने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में सवाल थे और आवाज में वो मजबूती जो अब तक कहीं खोई हुई थी। हिम्मत तो तब करनी पड़ी जब मैंने एक बच्चे के साथ हुआ अन्याय देखा, उसने धीरे लेकिन साफ कहा। एक मासूम जिसे मां का प्यार कभी मिला ही नहीं। ये शब्द रेणुका के अहंकार पर सीधे वार थे। उनका संयम टूट गया। वो चिल्लाने लगी, और उसी गुस्से में वो सच बाहर आ गया जिसे बरसों से दबाया गया था। हाँ, वो बच्चा उस औरत की निशानी है, रेणुका ने कड़वाहट से कहा। उस औरत की जिसने मेरे पति के दिल पर मुझसे पहले राज किया। सचिन को देखकर मुझे हर दिन अपनी हार याद आती है। सायली स्तब्ध थी। अब साफ हो चुका था कि सचिन की पूरी जिंदगी एक झूठ की नींव पर खड़ी थी, और परेश का अपराध बोध उसकी चुप्पी में साफ झलक रहा था। तभी बाहर टैक्सी के रुकने की आवाज आई। सचिन लौट आया था, थका हुआ, पसीने से भरा, हमेशा की तरह उम्मीद और थकान के बीच झूलता हुआ। जैसे ही वो अंदर आया, उसे माहौल का भारीपन महसूस हुआ। सायली की आंखों में आंसू थे। रेणुका गुस्से से कांप रही थी। क्या हुआ? सचिन ने पूछा। रेणुका ने तुरंत सारा दोष सायली पर डालने की कोशिश की, लेकिन इस बार सायली पीछे नहीं हटी। वो सचिन के सामने आई और तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी।
सचिन ने जैसे ही तस्वीर देखी उसके भीतर कुछ हिल गया। यादों का एक धुंधला सा कोना, लोरी सुनाते हाथ, एक अलग सा चेहरा, वो गर्माहट जो उसे कभी रेणुका से महसूस नहीं हुई। तस्वीर उसके हाथ से फिसल गई, आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ गया था क्यों उसे कभी मां के हाथ की पहली रोटी नहीं मिली, क्यों उसके जन्मदिन खामोश रहे और क्यों हर बार उसकी मेहनत को नजरअंदाज किया गया। उसने परेश की ओर देखा। परेश की झुकी नजरें ही सब कुछ कह गईं। वो खामोशी सचिन के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। तो क्या मेरी मां मर चुकी थी? सचिन की आवाज टूट रही थी। और मुझे यहां छोड़ दिया गया? रेणुका की कड़वी हंसी ने उस घाव पर नमक डाल दिया। खुश रहो, उसने कहा, कम से कम अनाथालय तो नहीं भेजा। ये सुनते ही सचिन के भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। साइली उसे संभालना चाहती थी, लेकिन सचिन अब उस घर से, उन दीवारों से, हर याद से नफरत करने लगा था। ये खुलासा कहानी को एक नई दिशा देने वाला था, जहां अब सचिन और साइली चुप नहीं रहेंगे। देशमुख निवास की दीवारें उस दिन सचिन की खामोश चीख की गवाह बन गईं, और उड़ने की आशा ने एक नया मोड़ ले लिया। और फिर उस खामोशी को रेणुका की कड़वी आवाज चीर देती है, जैसे सालों से जमा जहर आज पूरी ताकत के साथ बाहर आ रहा हो। वो ठंडे लहजे में कहती है कि हाँ, यही वो कड़वा सच है जिसे इस घर की सुख शांति के लिए बरसी तक छिपा कर रखा गया था। उसके शब्दों में न पछतावा था, न अफसोस, उल्टा उसे जैसे अपने किए पर गर्व हो। वो सचिन को गिनाने लगती है कि उसे पालने पोसने में उसने कितने अरमानों की कुर्बानी दी, कितनी बार अपने मन को मारा, कितनी इच्छाओं को दबाया। रेणुका का दावा था कि एक सौतेली मां होकर भी उसने जो किया वो कोई और औरत कभी नहीं करती। लेकिन साइली अब सब देख रही थी। सचिन की आंखों में उमड़ता वो दर्द, वो समुद्र जो अब किनारे तोड़ने को तैयार था। वह आगे बढ़ती है और रेणुका को बीच में ही रोक देती है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, सच्चाई की ठंडक थी। साइली साफ शब्दों में कहती है कि पालने का मतलब सिर्फ पेट भर देना नहीं होता। एक बच्चे को प्यार, सम्मान और अपनापन देना भी उतना ही जरूरी होता है। वह रेणुका पर सीधा आरोप लगाती है कि उसने सचिन को एहसान के बोझ तले दबाकर उसका बचपन, उसकी मासूम खुशियां और उसका आत्मसम्मान छीन लिया। बहस अपने चरम पर थी कि तभी तेजस और आकाश वहां पहुंच जाते हैं। माहौल की गंभीरता को समझने में तेजस को देर नहीं लगती। वह तुरंत अपनी मां के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में वही पुरानी अकड़ थी। वह सचिन को ही दोषी ठहराने लगता है। कहता है कि वह बेवजह घर में तमाशा खड़ा कर रहा है, कि उसे हर बात का ड्रामा बनाने की आदत है। तेजस के शब्द सचिन के जख्मों पर तेजाब की तरह गिरते हैं। सचिन का गुस्सा अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। उसने तेजस को झटके से पीछे धकेल दिया, फिर सीधे परेश के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सवाल आग की तरह था। वह पूछता है कि जब उसकी असली मां का देहांत हो गया था तो परेश ने उसे किसी अनाथालय में क्यों नहीं छोड़ दिया? कम से कम वहां उसे रोज ये तो नहीं सुनना पड़ता कि वह इस घर पर बोझ है, कि उसकी वजह से किसी ने कुर्बानी दी है। परेश की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाते। लड़खड़ाती आवाज में उस रात का जिक्र करते हैं जब सुधा ने आखिरी सांस लेते हुए छोटे से सचिन का हाथ उनके हाथ में थमा दिया था। परेश बताते हैं कि उस वक्त वे पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा कि बिना मां के बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने रेणुका से शादी सिर्फ इस डर में की कि सचिन को एक मां का साया मिल सके, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस औरत को वे मां बनाकर ला रहे हैं वही उसके जीवन का सबसे गहरा अंधेरा बन जाएगी। ये सुनते ही रेणुका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह पलटकर वार करती है। तीखे स्वर में कहती है कि अगर वह इतनी ही बुरी थी तो परेश ने 30 साल तक चुप्पी क्यों साधे रखी? क्यों हर बात पर समझौता किया? क्यों आज तक सच नहीं बताया? उसके सवालों में सफाई कम और खुद को सही साबित करने की हताशा ज्यादा थी। इसी बीच सचिन उस संदूक के पास चला जाता है। वह एक एक कर अपनी असली मां की निशानियां बाहर निकालने लगता है। वो चीजें जिन्हें रेणुका ने कबाड़ समझकर सालों तक छुपाकर रखा था। एक छोटा सा खिलौना जिसकी रंगत वक्त के साथ फीकी पड़ चुकी थी। एक हाथ से बुना हुआ स्वेटर जिसमें अब भी मां की ममता की गर्माहट जैसे कैद थी। उन चीजों को छूते ही सचिन खुद को रोक नहीं पाता। वह फूट फूट कर रोने लगता है। यह किसी बच्चे का नहीं, बल्कि उस इंसान का रोना था जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठे रिश्ते को निभाने में बिता दी थी। साइली चुपचाप आगे बढ़ती है और सचिन का हाथ थाम लेती है। उसके स्पर्श में ढाढ़स था, साथ था, लेकिन सचिन अब उस छत के नीचे एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। वह जैसे टूट चुका था,
दर्शकों के लिए यह सबसे भावुक क्षण था जब सचिन अपनी टैक्सी की चाबियां उठाता है और बिना पीछे देखे बाहर जाने लगता है। रेणुका पीछे से ताना मारती है कि इस घर का खाया हुआ नमक हराम मत बनना। सचिन रुकता है, धीरे धीरे अपनी जेब से उस दिन की कमाई निकालता है और फर्श पर फेंक देता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि आज के बाद उसका इस घर और इन रिश्तों से कोई नाता नहीं। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा आत्मसम्मान। सायली एक पल भी नहीं सोचती। वह अपना बैग उठाती है और सचिन के पीछे चल पड़ती है। परेश उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मिन्नतें करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन सचिन के कानों में अब सिर्फ वही पुराने ताने गूंज रहे थे जो उसने बचपन से सुने थे। तेजस और आकाश खामोश खड़े थे। आकाश के चेहरे पर पहली बार अपनी माँ के लिए नफरत साफ झलक रही थी। सायली और सचिन का उस घर को छोड़कर जाना देशमुख परिवार के अंत की शुरुआत बन गया। सचिन बदहवास सा टैक्सी चलाता जा रहा था। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। सायली बगल वाली सीट पर बैठी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। सचिन बार बार अपनी माँ सुधा की उस तस्वीर को देख रहा था जिसे वह अपने साथ ले आया था। उसे एहसास होने लगा था कि उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसका स्वाभिमान शायद उसकी असली माँ के दिए हुए संस्कार थे, न कि उस पर थोपी गई परवरिश। उधर देशमुख निवास में सन्नाटा पसर चुका था। परेश कुर्सी पर बुत की तरह बैठे थे। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू सूख चुके थे। रेणुका अब भी खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका लहजा बदल चुका था। उसमें अब डर था। उसे डर इस बात का नहीं था कि सचिन चला गया है, बल्कि इस बात का था कि अगर सचिन ने अपनी असली मां सुधा के परिवार का पता लगा लिया तो उन पुराने राजों का क्या होगा जिन्हें उसने जमीन में गाड़ दिया था। तेजस पहली बार परेशान दिख रहा था। उसे चिंता थी कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि सचिन की टैक्सी से ही घर चलता था। आकाश ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को झिड़का। उसने कहा कि आज उसने एक बेटे को नहीं, बल्कि इस घर की आत्मा को बाहर निकाल दिया है। इसी बीच कहानी एक नए सस्पेंस की ओर इशारा करती है। सायली को उस मखमली थैली में एक छोटी सी डायरी भी मिली थी, जिसे उसने अभी तक सचिन को नहीं दिखाया था। सचिन की हालत देखकर वह सही वक्त का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण टैक्सी के शीशे से टकराई तो सचिन की आंखों में एक अलग सी चमक थी। ये हार मानने वाले सचिन की आंखें नहीं थीं। ये उस इंसान की आंखें थीं जिसे अपनी जड़ों तक पहुंचना था। सायली ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर एक नाम लिखा था, विनायक राव, सुधा के पिता, सचिन के नाना। डायरी के पन्नों में सुधा की अधूरी ख्वाहिशें थीं, उसकी मां बनने की खुशी, उसके डर और वो आशंका कि उसके जाने के बाद उसके बच्चे का क्या होगा। हर शब्द में ममता थी, हर पंक्ति में एक मां की बेचैनी। सचिन चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें कमजोरी नहीं थी, उनमें एक संकल्प था। देशमुख निवास की दहलीज लांघते वक्त सचिन के कदम लड़खड़ाए थे, लेकिन अब उसका इरादा फौलाद की तरह मजबूत हो चुका था। एक तरफ आलीशान मकान था, दूसरी तरफ खामोश सड़कें। उन्हीं सड़कों पर वह अपनी पहचान तलाशने निकला था। सायली ने उसका हाथ कसकर थाम रखा था, उसे एहसास दिलाने के लिए कि दुनिया चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो जाए, वह अकेला नहीं है। रात के सन्नाटे में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा सचिन बच्चों की तरह सायली के कंधे पर फूट फूट कर रोया। बार बार बस एक ही बात दोहराता रहा कि उसे अपनी माँ की सूरत तक याद नहीं, और जिस औरत को उसने माँ समझा उससे उसे सिर्फ नफरत मिली। सायली ने बिना कुछ कहे उसका सिर सहलाया। कुछ जख्म शब्दों से नहीं, साथ से भरते हैं, और इसी के साथ उड़ने की आशा की कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। अब ये सिर्फ एक बेटे के दर्द की कहानी नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान, अपने हक और अपने स्वाभिमान की लड़ाई बनने वाली है। सचिन की उड़ान अब शुरू हुई है। जब सायली ने वह धुंधला सा पता सचिन को दिखाया तो जैसे उसके भीतर बुझ चुकी लौ में फिर से चिंगारी सुलग उठी। आंखों में एक नई चमक थी, ऐसी चमक जिसमें डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। सचिन देर तक उस आखिरी पन्ने को देखता रहा, जैसे हर अक्षर उसके अतीत से कोई रिश्ता जोड़ रहा हो। उसने गहरी सांस ली और तय कर लिया कि अब पीछे नहीं हटेगा। अगर उसकी जिंदगी के सच की डोर उस गांव से जुड़ी है तो वह वहां जरूर जाएगा, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न हो। अगली ही सुबह सायली और सचिन अपनी टैक्सी लेकर निकल पड़े। शहर की इमारतें पीछे छूटती जा रही थीं और रास्ते में फैलते खेत, पेड़ और खुला आसमान किसी और ही दुनिया का एहसास करा रहे थे। सफर लंबा था, लेकिन खामोशी उससे भी लंबी। सचिन के मन में सवालों का तूफान था। क्या उसके नाना नानी उसे पहचान पाएंगे? क्या उन्हें पता था कि उनकी बेटी के साथ क्या बीती?
या वे भी किसी झूठ में जीते रहे? सायली चुपचाप उसकी बेचैनी महसूस कर रही थी। कभी कभी उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दे देती, जैसे बिना शब्दों के ही कह रही हो तुम अकेले नहीं हो। रास्ते भर सचिन को परेश की बातें याद आती रहीं। कैसे उसने हमेशा कहा कि सुधा का परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा, या उन्होंने सुधा से नाता तोड़ लिया था। लेकिन वह छोटी सी डायरी कुछ और ही कहानी सुना रही थी। उसमें साफ लिखा था कि सुधा के पिता विनायक राव गांव के सम्मानित व्यक्ति थे और उनकी शादी कितनी धूमधाम से हुई थी। मगर हालात, तंगी और धीरे धीरे रेणुका का जहर उस रिश्ते को भीतर से खोखला कर चुका था। जैसे जैसे टैक्सी गांव के करीब पहुंची, सचिन की धड़कन तेज होती गई। सड़क संकरी होती गई, हवा में मिट्टी की खुशबू घुल गई। उसी वक्त शहर में देशमुख निवास में रेणुका बेचैन होकर कमरे में टहल रही थी। उसका मन बार बार इसी डर से कांप रहा था कि अगर सचिन ने अपनी असली जड़ों को छू लिया तो उसका बनाया हुआ हर झूठ ढह जाएगा। उसी डर में उसने तेजस को चुपचाप सचिन के पीछे भेज दिया। तेजस मजबूरी में निकला, क्योंकि उसे भी अब एहसास होने लगा था कि सचिन के बिना घर का सहारा कमजोर पड़ चुका है। उधर गांव पहुंचकर सचिन और सायली सबसे पहले उस हवेली के सामने रुके जिसका जिक्र डायरी में था, पुरानी लेकिन गरिमामयी। सचिन ने कांपते हाथों से उस जमीन की मिट्टी उठाई और अपने माथे से लगाई। आंखें भर आईं। यह वही जमीन थी जहां से उसकी मां की कहानी शुरू हुई थी। गुस्से और दर्द के बीच उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अपनी मां के अपमान और अपने छीने हुए बचपन का हिसाब जरूर लेगा। सायली ने उसका हाथ थामकर उसे संभाला और शांत स्वर में कहा कि बदला गुस्से से नहीं, समझदारी से लिया जाता है। उन्होंने गांव के पटवारी से मुलाकात की। पुराने कागज निकाले गए। नाम, तारीखें, हस्ताक्षर, हर सबूत धीरे धीरे सचिन के सामने खुलता गया। पता चला कि सुधा के नाम पर कई संपत्तियां थीं जिन पर बाद में फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया गया था। सबसे बड़ा खुलासा यह था कि देशमुख निवास का आधा हिस्सा कानूनी रूप से सुधा का था, यानी सचिन का। यह सच किसी विस्फोट से कम नहीं था। इसी के साथ कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। अब यह सिर्फ भावनाओं की नहीं, बल्कि अधिकारों की लड़ाई बनने वाली थी। सचिन अब सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर नहीं था। उसके हाथ में ऐसा सच था जो रेणुका के बनाए साम्राज्य को पल भर में ढहा सकता था। शहर लौटते वक्त सचिन के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने सीधे घर जाने के बजाय एक वकील से मिलने का फैसला किया। सचिन चाहता था कि जब वह देशमुख निवास में कदम रखे तो सिर्फ बेटा बनकर नहीं, बल्कि उस घर के असली हकदार के रूप में। उधर घर में रेणुका अपने ही भ्रम में जी रही थी। उसे लग रहा था कि सचिन के जाने के बाद सब कुछ उसके काबू में आ गया है। तेजस और आकाश को वह भविष्य के सपने दिखा रही थी। परेश अपनी कुर्सी पर बैठा शराब के गिलास में खुद को डुबो रहा था, अपराध बोध से भागने की नाकाम कोशिश करते हुए। अभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। माहौल एकदम बदल गया। दरवाजा खुला तो सामने सचिन और सायली खड़े थे, उनके साथ पुलिस और एक वकील। रेणुका के चेहरे से रंग उड़ गया। वकील ने शांत लेकिन ठोस आवाज में बताया कि सुधा की वसीयत के अनुसार इस घर की असली मालिकाना हक सचिन का है। यह सुनते ही रेणुका की टांगों तले जमीन खिसक गई। सचिन ने पहली बार उसकी आंखों में वही डर देखा जो उसने सालों तक खुद में महसूस किया था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई क्रूर मुस्कान नहीं थी, बस ठहराव था। उसने बिना शोर मचाए रेणुका से कहा कि वह उस कमरे से बाहर निकल जाए जो कभी उसकी मां का हुआ करता था। उसने साफ कर दिया कि वह किसी को घर से निकालना नहीं चाहता, क्योंकि वह रेणुका जैसा नहीं बनना चाहता। लेकिन अब इस घर के नियम वही और सायली तय करेंगे। तेजस ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने चुपचाप उसके पुराने कर्जों और गलतियों की फाइल उसके हाथ में थमा दी। तेजस की आवाज वही दब गई। आकाश चुप खड़ा सब देखता रहा, जैसे पहली बार सच्चाई से सामना हो रहा हो। परेश ने जब सचिन को इस रूप में देखा तो उसके दिल में गर्व और डर एक साथ उमड़ पड़े। सचिन ने शांत स्वर में कहा कि पिता होने के नाते वो हमेशा उनका सम्मान करेगा, लेकिन उस पति का सम्मान कभी नहीं कर पाएगा जिसने एक बच्चे को उसकी मां की पहचान से दूर रखा। परेश की चुप्पी ही उसकी सजा बन गई। घर की तस्वीर बदल चुकी थी। जिस कमरे को रेणुका ने कभी अपना किला बना रखा था वो खाली करवा दिया गया। वहां सुधा की एक बड़ी सुंदर तस्वीर लगाई गई। उस तस्वीर को देखकर रेणुका के भीतर कुछ टूट गया, लेकिन अब उसके पास न अधिकार था न आवाज। सायली ने घर की बागडोर संभाली। उसके नियम सख्त थे लेकिन इंसानी। तेजस और आकाश को भी काम करने की जिम्मेदारी दी गई। ऐशो आराम की जिंदगी अब बीते कल की बात थी।
सबसे भावुक पल तब आया जब साइली ने मखमली थैली से आखिरी चीज निकाली, सुधा की अधूरी चिट्ठी। वह चिट्ठी जो उसने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले परेश के नाम लिखी थी। सचिन ने कांपती आवाज में उसे पढ़कर सुनाया। सुधा ने लिखा था कि वह जानती है परेश दूसरी शादी करेंगे और आने वाली औरत से बस यही विनती है कि उसके बेटे को वह प्यार दे जो वह खुद नहीं दे पाएगी। बदले में वह स्वर्ग से दुआएं देगी। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। रेणुका की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक बच्चे से नहीं बल्कि एक मरती हुई औरत की आखिरी इच्छा से भी गद्दारी की थी। साइली ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि जिस ममता को वह कमजोरी समझती रही, उसी ममता की ताकत ने आज उसे हरा दिया। रेणुका बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसे घर से नहीं निकाला गया क्योंकि सचिन जानता था कि सुधा की तस्वीर के सामने रोज खड़ा होना ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। अंत में सचिन और साइली टैक्सी में बैठकर एक नई मंजिल की ओर निकलते हैं। साइली मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। सचिन के चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति दिखाई देती है। उड़ने की आशा अब दर्द से निकलकर उम्मीद की रोशनी में पहुंच चुकी थी। सचिन ने न सिर्फ अपनी मां का हक वापस पाया बल्कि खुद को भी उस अंधेरे से आजाद कर लिया जिसने उसे बरसों तक जकड़े रखा था। और दोस्तों, यही था उड़ने की आशा का यह बेहद भावुक और रोमांचक हिस्सा। सचिन ने अपनी असली पहचान खोजी, अपने अधिकार वापस पाए और अपने जीवन में नई उम्मीद जगाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई और दिल छू लेने वाली कहानी से जुड़े रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सचिन और साइली का यह सफर कैसा लगा और आप कहानी में कौन सा पल सबसे ज्यादा भावुक लगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए क्योंकि आपका प्यार और समर्थन हमें ऐसी और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, देखिए और महसूस कीजिए उड़ने की आशा की हर नई उड़ान।